अंकित सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस हमारे एक शानदार से सेशन में। सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपने कब से बैंकिंग की तैयारी करी थी और बाकी सारी चीज़ें। सर, मेरा नाम अंकित राज हुआ। मैंने बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए किया है। मैं बोकारो झारखंड का रहने वाला हूँ। एंड मैंने प्रिपरेशन जर्नी लास्ट ईयर नवंबर 2022 से शुरू हुआ था। ओके। एंड मैंने अपना प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट किया था बैंकिंग वाला के एम 1.0 से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एम जी वन सर। पॉइंट ओ से अपनी जर्नी चालू करी थी। ओके। जी सर। कैसा रहा सर एक्सपीरियंस आपका? एक्सपीरियंस तो सर बहुत अच्छा रहा, बट हाँ। एक चीज़ का बस ये रह गया था सर कि एम 1.0 मैं 31 दिसंबर से पहले नहीं ले पाया। तो मुझे बैंकिंग महापैक फ्री में मिल जाता। बस उसका एक रह गया था। ओके। सर, तो नवंबर 2022 में आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, उसके बाद अपने लाइफ की पहली एग्जामिनेशन जो दी थी वही आरआरबीपीओ थी? जी सर, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, उसके बाद मैंने सारे एग्जाम्स, लगातार सारे एग्जाम्स दिए। क्या बात है, मतलब आपने फर्स्ट एग्जामिनेशन आरआरबीपीओ का दिया और वही क्लियर हो गया? जी सर। तो क्या आप कोई ऐसा मेथड जो आपने फॉलो किया जिसकी वजह से आपको पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन मिल गया? क्योंकि सर क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे एस्पिरेंट ये चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए। बहुत सारे लोगों को मिल भी जाता है, बट कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट्स इस चीज से थोड़ा सा वंचित रह जाता है। तो आपने अपने प्रिपरेशन में कौन सी स्पेशल चीज फॉलो करी थी, आपको लगता है जिसकी वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो गया? सर, मैंने बस अपने आप लोग के सारे बातों को बहुत अच्छी तरीके से मतलब फॉलो किया। आपने यूट्यूब पे सेशंस लाए, जैसे कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है। फिर मैंने बैचेस के थ्रू सीखा कि किस तरीके से करना है। मैंने एक भी आपके यूट्यूब सेशंस को भी नहीं छोड़ा। मतलब प्रैक्टिस के लिए अगर सब बोलते हैं मॉक टेस्ट बहुत बेस्ट है, मॉक टेस्ट बहुत बेस्ट है, हम्म। बट मेरा ये मानना है कि यूट्यूब के जो आप लोग के जो बैचेस रहते हैं, यूट्यूब के भी फ्री बैचेस भी, अगर उनसे भी अगर आप ढंग से करोगे तो वो भी बहुत बेटर रहते हैं, एग्जाम लेवल क्वेश्चन ही रहते हैं। तो मैंने उनसे भी प्रैक्टिस किया। एंड यूट्यूब के सेशंस होने के बाद, पेड कोर्स होने के बाद, एक क्वेश्चन को मैंने बहुत बार सॉल्व किया। मतलब मैंने 10 बुक नहीं सॉल्व किया, मैंने एक बुक को ही 10 बार सॉल्व किया है। मतलब ये मेरा एक कॉन्सेप्ट था। एंड ब- इसी की वजह से मतलब मुझे लगता है कि सक्सेस मिल पाया फर्स्ट अटेम्प्ट में। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये आपने जो पॉइंट कहा ना कि मैंने एक बुक 10 बार सॉल्व किया, यही एक्चुअली इंपॉर्टेंट चीज होती है। और हम लोग भी ये बताते रहते हैं, आपने वो फॉलो किया, फैंटास्टिक सर। आ एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आपके साथ कभी ऐसा हुआ क्या कि कोई कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो, है ना, और वो कॉन्सेप्ट सीखते सीखते शुरू में वो कॉन्सेप्ट कुछ भी समझ में नहीं आया, बहुत परेशान किया आपको उस कॉन्सेप्ट में? तो ऐसा आपके साथ किसी कॉन्सेप्ट में हुआ, और हुआ तो वो कौन सी कॉन्सेप्ट थी? सर, वो सर रीजनिंग में पजल्स। पहले तो लगता था ये क्या है। मतलब समझ मतलब क्या, मतलब सेकंड टू लेफ्ट, सेकंड टू राइट, मतलब मेरे से पहले सर क्या होता था ना, सेकंड टू लेफ्ट अगर दिया हुआ है तो मैं मतलब उस कभी बगल में बैठा दे रहा हूँ, कभी थर्ड टू लेफ्ट में बैठा दे रहा हूँ। मतलब बहुत कंफ्यूजन होता था, पहले तो पता ही नहीं चलता था लेफ्ट ये है कि राइट क्या है। बहुत डिफिकल्ट होती थी पजल्स में, तो बहुत हुआ सर। बट तो मैंने यही था कि मैं रेगुलर रहा। एंड विद टाइम सब सही होते गए। तो कोई स्पेशल आपने एफर्ट डाला इसके लिए कि जहां पर एक आध टॉपिक परेशान करता है वहां पर आप किस तरीके से उसको अप्रोच किया? जैसे अभी पजल ही बताया आपने, तो पजल को कैसे टैकल किया आपने? सर, पजल्स के लिए तो सर पहले मैंने मतलब जो आपका एम बैच था पहले उसको बहुत अच्छे से किया, उसके सारे क्लासेस किए। उसके बाद आपका एक और बैच आ गया था उस टाइम पे, आप उसमें भी क्लासेस ले रहे थे। ओके। तो मैं उस बैच से भी पजल्स वगैरह करने लगा। फिर मुझे समझ में, आपने एक क्लास में बोला था कि प्रैक्टिस मोर एंड मोर, तो मैंने यस। आपके यूट्यूब के सेशंस उस टाइम से देखना शुरू कर दिए। फिर मैंने यूट्यूब के आपके सारे सेशंस देखे। एंड सेशंस कंप्लीट होने के बाद, जैसे मैंने आज आपके सेशन देख लिया, आपके थ्रू पजल्स को सॉल्व किया, एक वीक के बाद मैं वो क्लास की पीडीएफ उठाता था और उसको दोबारा खुद से सॉल्व करता था। फिर ओके। उसके बाद एक वीक के बाद वो दोबारा रिपीट करता था। इसके वजह से मतलब सारे कॉन्सेप्ट धीरे 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 क्लियर होते गए। एंड रेगुलर प्रैक्टिस की वजह से पजल्स में स्पीड भी बहुत आ गई। मतलब एग्जाम आते आते तक, अगर मैं ये कहूंगा कि अगर आप और मैं साथ में पजल्स बनाएंगे ना, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि नोटेशंस आप लिख रहे हो कि मैं लिख रहा हूँ। मैंने आपका
पूरा मेथड कॉपी कर लिया। क्या बात आप है। और डिफरेंस भी नहीं बता पाओगे। क्या बात है, मतलब ये सुन के मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और सही में अगर आपने इतना अच्छे से मेथड कॉपी किया है तो डेफिनेटली इसमें आपका एफर्ट बहुत ज़्यादा है। और मेरा अगला क्यूरियोसिटी वही है सर, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हम हमारे अंदर पूरा ढालना चाहते हैं तो उसके लिए लगती है बहुत सारी प्रैक्टिस। तो अभी मेरा अगला सवाल प्रैक्टिस से रिलेटेड ही है। आपने अपने प्रिपरेशन जर्नी में ऐसा कोई टाइम फिक्स कर रखा था क्या, कि इतना टाइम, दिन के 24 घंटे का इतना टाइम मैं लेक्चर्स, चाहे वीडियो हो लाइव हो, उसको देखने के लिए दूंगा, और इतना टाइम मैं मेरी सेल्फ स्टडी के लिए दूंगा? तो सेल्फ स्टडी आपने कितना इंपॉर्टेंस दिया था? सर मेरा मेरा यही मानना था कि सर मतलब पहले तो सर मतलब पहले तो मतलब हर कोई एक टाइम टेबल बनाता है 6 to 7 का, मतलब मुझे इंग्लिश एडिटोरियल ये मैंने वो भी बनाया, बट वो कभी वर्क किया नहीं सर, फ्रैंकली ओके। स्पीकिंग। एक मंथ के बाद वो एक कोने में चला गया। हाँ। मैंने टारगेट बनाया था कि मतलब पहले लाइव क्लासेस कर लेने हैं, फिर यूट्यूब के क्लासेस कर लेने हैं। उसके बाद मैंने ये फिक्स करके रखा था कि 2 आवर मुझे खुद से प्रैक्टिस करना है स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में। उसके ओके। बाद फिर मेरे जैसे जैसे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते गए, मैंने सेल्फ स्टडी को 2 घंटे से 3 घंटे किए, फिर 4 घंटे, फिर 5 घंटे, करते करते 6 घंटे तक मैं लास्ट लेके गया। एंड यूट्यूब के सेशंस तो मैं कंटिन्यूस देखते रहा, मेंस के क्लासेस भी देख रहा था, यूट्यूब सेशंस भी देख रहा था, एंड सेल्फ स्टडी का टाइम धीरे धीरे बढ़ाते गया मैं, जैसे जैसे ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर होते गए। मतलब जब तक आप बैच में कॉन्सेप्ट सीख रहे थे तब तक आप 2 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे थे, एक बार सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आपने सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ा दिया? जी सर। 2 घंटे भी नहीं सर, पहले तो मैं सेल्फ स्टडी करता ही नहीं था स्टार्टिंग डेज में, फिर धीरे धीरे मैंने 1 घंटा फिर 2 घंटा ऐसे से करके हर 15 दिन के बाद मैं एक एक आवर बढ़ाते गया, ओके। ताकि फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं मॉक टेस्ट को भी इंट्रोड्यूस करते गया। इसके वजह से ही मतलब सब टाइमली होते गया। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी आपके प्रिपरेशन में, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको सिलेक्शन मिल गया है, तो थोड़ा सा मेरा एक और ये सवाल भी है कि आप स्टडीज में पहले से बहुत अच्छे थे, मतलब आपका स्कूल में कॉलेज में स्टडीज में परफॉर्मेंस कैसा रहा था? मतलब ठीक है सर, मतलब चल जाता है वैसे ही, मतलब झारखंड बिहार के कॉलेजेस के बारे में वही है कि एवरेज स्टूडेंट ही लोग रहते यहाँ पढ़ाई करते हैं, बाकी तो ज़्यादातर चले ही जाते हैं। ओके। तो मैं कभी अपने आप को वो टॉपर का दर्जा तो नहीं दूंगा, मतलब ओके। ठीक है, पास हो जाता था वैसे ही है। ओके, बहुत बढ़िया। तो एक बात और मुझे आपसे जाननी है। यूजुअली क्या होता है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की जब हम तैयारी करते हैं तो कई बार ऐसा हमें लगता है, खासकर वहां पर जहां हम कुछ चैलेंजेस फेस करते हैं, कि यार ये गलत फील्ड चूज कर लिया। क्या आपके प्रिपरेशन के जर्नी में ऐसा कोई फेज आया था कि आपको लगा यार कि मैं गलत फील्ड में हूँ, मुझे कुछ और सोचना चाहिए? कुछ टेंशन भरा माहौल, टेंशन भरा फेज प्रिपरेशन में? जी सर, मेरे ख्याल से ये हर एक स्टूडेंट के लाइफ में आता ही होगा जब भी वो प्रिपरेशन करता होगा। मॉक टेस्ट, पहला मॉक टेस्ट दिया, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद, ये करने के बाद आई वाज लाइक कि यार ये तो बहुत इजी होगा। पहला मॉक टेस्ट दिया, मुझे अभी भी अपने पहले मॉक का मार्क्स याद है, 25 आया था आउट ऑफ 100। आई वॉज लाइक कि यार सिर्फ 25, इसमें तो एग्जाम का मतलब पी भी नहीं निकलेगा, पास होने का तो पी भी नहीं निकलेगा, हम तो इस फील्ड के लिए बने ही हुए नहीं है। ये आने लगा, मतलब बहुत सेल्फ डाउट आने लगा, डिमोटिवेट होने लगा कि यार लगता है नहीं हो पाएगा। फिर यूट्यूब के में बहुत लोगों के अपने मार्क्स शेयर करते हैं, किसी का 78, 79, एंड आई वॉज लाइक 25, पहुंचते हम्म। पहुंचते तक तो 2 साल लग ही जाएगा। हम्म। ये बहुत आता था। तो बट ये आप। यही कहेंगे, जी। कि सर आप हमेशा आप अपने क्लास से बोलते थे कि लगातार मेहनत करते रहो, आज नहीं तो कल होगा ही होगा। मैंने आपके बात को बहुत अच्छे से फॉलो किया, एंड आई वाज लाइक कि नहीं यार, दोबारा रिस्टार्ट करते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं, होगा होगा, नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन अपना 100% देना है। यस, ये अपना 100% देने की वजह से ही आपके हिस्से में फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन आया है। एंड बहुत बहुत आपको एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस इस चीज़ के लिए। अभी है ना, मुझे थोड़ा सा उस जर्नी को जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है। आपने कहा कि फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया था और 25 मार्क आया था, तो वो 25 मार्क से लेके आगे इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपका प्लान क्या था, और स्टेप बाय स्टेप आपने कौन से एक्शंस फॉलो करे? सर आपने एक वीडियो बनाया था मॉक टेस्ट को किस तरीके से एनालाइज करे, कैसे क्या करे। मैंने मैंने
मैंने वो वीडियो को पहले देखा, ठीक है, बहुत अच्छे से देखा, एंड सारे की पॉइंट्स को नोट कर लिया कॉपी में। मैं ये नहीं था कि मैं आपकी जो भी बात इंपॉर्टेंट लगती थी मैं वो सबको नोट करते रहता था। तो मैंने अपने मॉक टेस्ट के कॉपी में फ्रंट पेज में उसको नोट कर लिया। फिर मैंने मॉक टेस्ट देना शुरू किया। पहला मॉक टेस्ट में 25 आया, दूसरे में 24 आ गया, और घट गया, मेरा डिमोटिवेशन और बढ़ गया। बट फिर बट फिर फिर मैंने ये किया कि नहीं, अगर करना है तो हर चीज करना ही होगा। तो फिर मैंने देखना शुरू किया कि मेरे कौन कौन टॉपिक्स वीक है, किस किस में मेरा स्पीड नहीं आता है, किस में मतलब मैंने अटेम्प्ट किया वो गलत हो गया है, उन सब क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देना शुरू किया। लगातार उनके मतलब 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। ब्लड रिलेशन जैसे मेरा बहुत वीक हुआ करता था, मुझे ब्रदर इन लॉ ये भी होता है, ब्रदर इन लॉ वो भी होता है, इसमें मैं कंफ्यूज हो जाता था। फिर मतलब हम्म। प्रैक्टिस करते 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 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई टॉपिक आपको टफ लगेगा, स्पीड भी ऑटोमेटिक आ जाती है। यही करते करते मैंने डेली का टारगेट बनाया था कि मुझे 1 या 2 मार्क्स बढ़ाने हैं अपने मॉक टेस्ट में। धीरे धीरे ओके। धीरे धीरे करते करते वो होते गया। तो ये एंड फाइनल आपने जो, मॉक तक में तो, जी सर। जी जी बताइए, फाइनल मॉक। सर फाइनल मॉक आते आते तक तो मैं सर 80 मार्क्स तक में भी पहुंच गया था, 100 में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपने बताया कि आपके स्कोर इम्प्रूवमेंट में जो टॉपिक आपका वीक था उस टॉपिक पर 100 क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा कारीगर रहा। मुझे ये पूछना है कि ये 100 क्वेश्चन जो आपने प्रैक्टिस करे, ये कहाँ से प्रैक्टिस किए? सर ये तो सर मेरा यही बोलना है कि टेलीग्राम ग्रुप में पीडब्ल्यू का भी बहुत अच्छे तरीके से मिल जाता है, वहां से प्रैक्टिस किए। फिर डिस्कशन ग्रुप वगैरह भी रहते हैं टेलीग्राम में, वहां से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस मिल जाते थे, वहां से प्रैक्टिस किए। फिर पीडब्ल्यू में आपके टॉपिक टेस्ट रहते हैं, वहां से भी क्वेश्चंस मिल गए, वहां से मतलब टॉपिक टेस्ट को मैं ये था कि वेस्ट नहीं करना है, लेकिन बाद हम्म। में समझ में आया कि नहीं ये वेस्ट नहीं है, मतलब ठीक है। तो वहां से भी मैंने प्रैक्टिस किया, मॉक टेस्ट में भी टॉपिक टेस्ट क्विजेज जो रहते थे वहां से प्रैक्टिस किया। तो आराम से मतलब मैंने बस इसी तरह बोल दिया कि 100 क्वेश्चन है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से मैंने 300 400 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस किए ही होंगे हर टॉपिक पे। पजल्स में तो 1,000 कम से कम। और ये सब जो आप 300 400 क्वेश्चन और हजार हजार पजल्स बता रहे हो, इसमें रिपीटेशन का क्या रोल था? क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने कहा कि एक क्वेश्चन को मैं बहुत बार सॉल्व किया करता था, नेक्स्ट वीक में फिर से वही सारे क्वेश्चंस कर लिए, तो रिपीटेशन का कितना रोल है? सर रिपीटेशन का रोल ये है कि मतलब अगर जैसे देखिए मतलब जैसे धीरे धीरे क्या होता है ना कि अगर आप एक क्वेश्चन को बार बार बनाते जाओगे ना, तो मेरे माइंड में ये रहता था कि अब वो उसका लैंग्वेज मुझे समझ में आना शुरू हो गया। मुझे समझ में आने लग गया, अच्छा इस तरीके का क्वेश्चन आया तो ये होगा, अच्छा अगर पजल्स में ये आया तो मैं इस अप्रोच की जगह ये अप्रोच अगर यूज करूंगा तो ये ज्यादा बेनिफिट रहेगा। पजल्स को मेन क्या है, अगर जैसे मैंने पजल्स के 1,000 क्वेश्चंस बनाए, ठीक है, पजल्स के 1,000 क्वेश्चन के बाद मुझे ये समझ में आया कि मुझे पजल्स का कौन सा मतलब पॉइंट से पजल्स को उठाना है कि वो जल्दी बन पाए, क्योंकि मुझे पजल को 2 मिनट में बनाना है। अगर मैं उसे 4 मिनट तक लेके जा रहा हूँ तो आई एम नो वेयर इन दी रेस। हम्म। मेरा ये मानना था। तो हम्म। रिपीटेशन की वजह से मुझे ये पता चल गया कि क्वेश्चंस को कहाँ से उठाना है, कहाँ से करना है कि ये मिनिमम टाइम में सॉल्व हो पाए। और यही मेरा रिपीटेशन बहुत फायदा किया। ओके, बहुत बढ़िया। सर, तो प्रिलिम्स की हमने बात कर ली। प्रिलिम्स में थोड़ा सा एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अरिथमेटिक में परेशानी होती है, तो अरिथमेटिक में आपने अपने आप को कैसे इम्प्रूव किया और आपका अरिथमेटिक कैसा था? अरिथमेटिक में तो सर मतलब मेरा ये मानना था कि मैंने मतलब सबसे पहले तो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे। फिर मैंने रिव्यू देखा कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके का आता है। तो मतलब मुझे ये समझ में आया कि सब ये बोलते हैं अरिथमेटिक टफ है, अरिथमेटिक टफ है, अरिथमेटिक टफ है। तो मेरा ये मानना है कि अरिथमेटिक एक्चुअली टफ नहीं है, ये सिर्फ मतलब बोलने की बात है। ये है बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं जो बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, जैसे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, मेंसुरेशन। मैंने सबसे पहले उन्हीं टॉपिक्स को किया, क्योंकि मुझे पता था कि जो सब छोड़ के जा रहा है अगर मैं वो करके जाऊंगा तो ऑब्वियसली मैं सबसे आगे पहले ही हो जाऊंगा। एंड एग्जाम में वो बेनिफिट भी किया। मैं एग्जाम में मुझे बहुत बेनिफिट दिया। ओके। परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज हर कोई पढ़ रहा है, लेकिन वो हम्म। जो अरिथमेटिक के जो एडवांस मैथ के टॉपिक है तो बहुत लोग स्किप कर देते हैं। सबका मानना है कि नहीं यार, नहीं हो पाएगा, लेकिन वो सबसे इजी टॉपिक्स वही रहता है। तो इस वजह के चलते सबको अरिथमेटिक टफ लगता है, बट अरिथमेटिक एक्चुअली में टफ नहीं है, बहुत ईजी है। ओके। एंड इसमें भी रीजनिंग की तरह ही करना है, क्वेश्चंस लगातार प्रैक्टिस करते जाना है। तो अब तक हम लोगों ने प्रिलिम्स के ओरिएंटेड बात कर ली।
आरआरबी प्रीलिम्स में तो आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं था, बट आरआरबी मेंस में आपने कौन सी लैंग्वेज ऑप्ट करी थी? इंग्लिश ऑप्ट करी थी या हिंदी ऑप्ट की थी? मैंने सर इंग्लिश ऑप्ट किया था। तो इंग्लिश में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, और इंग्लिश आपको परेशान करती थी या ठीक थी पहले से ही? सर मेरा ये मानना है कि इंग्लिश किसी का बढ़िया नहीं होता है, वो रहता है कि आप इसमें भी किस तरीके से रीडिंग कर पाते हो। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बैंक एग्जाम्स में जब आप वो बड़े बड़े आरसीज देखोगे तो आई डोंट थिंक सो कि मतलब इंग्लिश काम आता है। तो इंग्लिश तो कैसे इम्प्रूव किया आपने? मैंने सर वो एडिटोरियल एडिटोरियल पढ़ना शुरू कर दिया ओके। स्टार्टिंग डे से ही। हाँ हाँ। एंड धीरे धीरे फिर आरसीज करना शुरू किया। ग्रामर में थोड़ा सा ये मानता हूँ कि मेरा थोड़ा वीक पॉइंट था। ठीक है, मैंने ये मान के रखा था कि इंग्लिश में मतलब मेरा मुझे बाकी सब्जेक्ट्स पे भी टाइम देने थे सर, इसके वजह से मैंने ग्रामर को थोड़ा स्किप कर दिया। मैं वैसे सजेस्ट नहीं करूंगा स्किप करने को, बट मेरा हम्म। ये मानना था कि अगर प्री में अगर 30 मार्क्स का अगर इंग्लिश का पेपर आ रहा है, मैं 30 मार्क्स के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा था, मैं 25 के लिए प्रिपेयर कर रहा था। कि 5 मार्क्स के लिए क्या है इतना ग्रामर पढ़ना। सेम अप्लाइज फॉर द मीन्स। 40 मार्क्स ओके। के लिए मैं प्रिपेयर नहीं कर रहा था, मैं 35 के लिए प्रिपेयर कर रहा था। एंड बेस्ट इसकी वजह से अप्रोच। मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा गया। यस, बेस्ट अप्रोच थी आपकी ये, कि बेसिकली अपने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स वीक पॉइंट्स का अच्छे से एनालिसिस करके अपने लिए जो स्ट्रैटेजी सूट करती है उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना। प्रीलिम्स के बाद थोड़ा सा अभी मेंस पर फोकस करेंगे। जैसे आपने कहा कि प्रीलिम्स की पहली मॉक में 25 मार्क आए थे, तो वैसे आपने जब मेंस की मॉक दी थी, क्योंकि मैं अक्सर आजकल स्टूडेंट को ये कहता हूँ कि जब मेंस की पहली मॉक दोगे तो मार्क्स देख के आपको मन नहीं करेगा दूसरी मॉक देने का। तो आपका एक्सपीरियंस मेंस के मॉक टेस्ट और प्रिपरेशन को लेकर क्या रहा? सर पहला मॉक मैंने सर मुझे याद है मैंने अप्रैल में दिया था, 15 अप्रैल, मुझे डेट भी याद है। एंड आई वाज लाइक कि यार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, मतलब कुछ समझ ही में नहीं आ रहा, मतलब ये लग रहा है कि यार प्रीलिम्स प्रीलिम तक तब तक तो मतलब वो अच्छा हो चुका था कि आई वाज लाइक यार यार पजल अब तो बन रहा है, हाँ अब तो ठीक है। लेकिन जब मेंस के पजल देखे, यार ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, हम्म। ऐसे भी ब्लड रिलेशन वैसे ही टफ, ये टफ वो टफ, हर चीज टफ, मैथ्स के डीआई टफ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अभी हम लोग 4 पैराग्राफ का पढ़ रहे हैं, अब 8 8 पैराग्राफ आ रहा है। आई वॉज लाइक कि कैसे होगा कैसे होगा। मुझे अभी भी याद है कि मेरा मेंस का पहला मॉक में मुझे मेरे ख्याल से उस टाइम तो मेरा मतलब स्कोर मुझे याद है 23 आया था। 23 + 28 आया था सर, ओके। आउट ऑफ 200। क्योंकि पहला मौका मुझे कुछ समझ ही में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। एंड मतलब उसमें भी मतलब वही खराब लगा, ठीक है कि यार अब लगता है नहीं हो पाएगा, फिर वही सेल्फ डाउट आने लगता है कि नहीं हो पाएगा। बाकियों के तो देख रहा था यूट्यूब पे सबके मतलब किसी के 114 115 ऐसे मार्क्स टच कर रहे हैं, 28 29 इसमें क्या हो पाएगा। फिर फिर उसके बाद मतलब जब भी सेल्फ डाउट आता था आपकी एक वीडियो आ जाती थी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेंस, हाउ टू गिव मेंस मॉक। एंड आई वाज लाइक कि चलो अब काम हो गया बस। ओके, मतलब टाइम टू टाइम अगर सही चीज पता चल जाए तो, और पता बिल्कुल सर। चलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हम अगर उसको इम्प्लीमेंट कर दें, है ना? अब ये चीज तो बहुत सारे लोगों को पता होगी, बट आपने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। ये आपके प्रिपरेशन की जर्नी का मुझे अब तक सबसे बड़ा स्ट्रांग पॉइंट लगा है, कि चीजें आपको बस पता नहीं थी, जो चीजें आपको पता थी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने एफर्ट्स लिए। अब मेरा अगला सवाल सर इसी से रिलेटेड है, कि क्या होता है ना, मतलब इंसान की एक फितरत होती है कि प्लान तो बहुत अच्छा सा कर लेते हैं, और लगभग लगभग सभी लोग कर लेते हैं, बट उस अच्छे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए होती है डिसिप्लिन, जो आमतौर पे हम सबके पास नहीं देखते हैं। तो क्या आपको अपने जर्नी में ऐसे डिसिप्लिन को लेकर कुछ चैलेंजेस फेस हुए, कि आपने कोई प्लान बनाया है और आपकी कुछ थॉट प्रोसेस की वजह से या कुछ आदत की वजह से जैसा प्लान आपने बनाया वैसा आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाए? शुरुआत में भी आपने बताया था कि मैंने भी वो 6 से 7 वाला टाइम टेबल बनाया था, बट बाद में वो फॉलो नहीं हो पाया। तो ये डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए जो एक्स फैक्टर चाहिए होता है, वो एक्स फैक्टर क्या था आपके प्रिपरेशन में? सर देखिए मतलब मुझे ये समझ में आया था कि सबसे यही रहता है, सब हर कोई एक टाइम टेबल बना लेता है, 6 to 7 मुझे इंग्लिश पढ़ना है, 7 to 9 ये करना है वो करना है। बट मेरा ये मानना है कि ये कभी फॉलो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो लोग घर पे रहेंगे उनका ये है कि ये काम कर लो वो काम कर लो, तो वो टाइम टेबल तो कभी फॉलो हो ही नहीं सकता है।
इन माई केस तो ये कभी फॉलो हो ही नहीं पाया। मेरा ये था कि मतलब मैंने एक फिक्स कर लिया कि मुझे 6 घंटे पढ़ने हैं, हम्म। एंड अगर उससे ज्यादा अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो वो हम्म। मेरा बोनस पॉइंट है। ओके। मैंने ये चीज करके फॉलो की है, एंड मेरा यही मानना है कि आप कभी ये देख के मत करो, मतलब आप डेली बेसिस पे बस टारगेट्स बनाओ कि मुझे आज ये क्लास करना है। एंड अगर मान लो कि मैं, जैसे मैंने ये बनाया कि मुझे आज 3 क्लासेस देखनी है, अब अगर मान लीजिए मैं 3 क्लासेस देख रहा हूँ, तो 3 क्लासेस देखने के बाद अगर मतलब मेरे पास टाइम बचा तो मैं प्रैक्टिस करता था। लेकिन अगर बाय चांस मैं 2 क्लासेस ही देख पाया, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि वो जो थर्ड क्लास है वो मुझे कल सुबह उठ के अपनी नींद तोड़ के उसे कंप्लीट करना होगा, क्योंकि वो हम्म। मेरा टारगेट है। इस तरीके से मैंने किया, एंड मैंने टाइम बेस्ड टारगेट बनाया। कभी मतलब मैंने ये नहीं 6 से 7 पढ़ना है, 9 से 10, वो कभी फॉलो नहीं हो पाया। मैं हमेशा अपने टारगेट टाइम बेस्ड बनाता था। ओके, मतलब आपने टाइम बेस्ड और टॉपिक बेस्ड टारगेट बनाए थे। जी सर। ओके, बहुत बढ़िया। अब तक आपकी जर्नी में जो मुझे सबसे बड़ी चीज़ और सबसे प्रोमिनेंट चीज़ लगी है जो आपके सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो आपका डिटरमिन्ड अप्रोच। मतलब आप डिटरमिन्ड थे कि मुझे ये करना है, नो मैटर व्हाट। आज मैं अगर मिस हो गया तो कल मैं उसको डेफिनेटली पूरा करूंगा, और इस चीज़ की वजह से आपको ये फर्स्ट अटेम्प्ट में जो सिलेक्शन मिला है, ये मिल गया है। तो थोड़ा सा अभी मेंस के आगे चलते हैं और आते हैं इंटरव्यू पे। आरआरबी का इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस सर ये बोलूंगा कि मैंने मतलब बैंक वहाँ पैक था, तो मतलब इंटरव्यू के क्लास भी फ्री मिल गया था। हम्म। तो सबसे पहले आचर मैम ने बता दिया कैसे क्या पहनना वहनना है, किस तरीके से इंट्रोड्यूस करना है। हम्म। पहला क्लास वो आ गया। फिर आपका सुषमा मैम ने बता दिया कि कैसे कैसे करंट अफेयर। फिर हम्म। पुष्पक सर थे, उन्होंने बता दिया करंट अफेयर्स, ये सब बैंकिंग अवेयरनेस, सब ब्रशअप कर दिया। तो आई हम्म। वॉज प्रिपेयर्ड कि इंटरव्यू में तो मतलब बढ़िया जाएगा ही, ठीक है। ओके। एंड इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा सर। मतलब सब बहुत मतलब डरते कि यार इंटरव्यू में ये होगा, इंटरव्यू में वो होगा। मेरा ये मानना है कि सर कोई इंटरव्यूअर नहीं चाहता कि आप फेल हो जाओ, क्योंकि उन्हें पता है कि आप मेहनत करके यहाँ आए हो। एंड नाइस। अगर आप मेहनत करके उस जगह पहुंचे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास नॉलेज तो है। बस वो कहते हैं ना, 19-20 का अंतर है ना, वही हम्म। अंतर है। कोई 19 है, कोई 20 है। यही बस डिफरेंस पता करने के लिए इंटरव्यू होता है। एंड वो आपका वहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं। वो ये नहीं चेक करते अच्छा तुम ये पढ़ के आए हो, तुम बैंकिंग के टर्म्स बताओ। वो नहीं कह रहता है, क्योंकि वो तो ऑब्वियस सी बात है, आप वहां पहुंचोगे तो आपको सिखा ही दिया जाएगा। यस। तो मेरा ये मानना है। ओके, नाइस। तो अभी आरआरबी के ये सिलेक्शन के जर्नी में, प्रिपरेशन की जर्नी में, मैं अगर आपसे पूछूं कि एक सबसे बड़ा चैलेंज जो आपने फेस किया, वो क्या था? सबसे बड़ा चैलेंज सर मैं ये बोलूंगा कि मैंने मतलब जीए के ऊपर बहुत मतलब ये कहता है जीए को मतलब मैंने बहुत इग्नोर किया। हम्म। मतलब मैं ये कभी किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा कि मतलब जीए को उतना इग्नोर करो। मैं जीए को रिवाइज नहीं करता था, मतलब जीए देख लेता था और रिवाइज नहीं करता था। हम्म। मतलब एक तरीके से कहे कि मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब होना मतलब ठीक है, बट ये मेरा एक बहुत वीक पॉइंट था। ये चीज मुझे बाद में रियलाइज हुआ, मीन्स के बाद, जब मैं मीन्स के मॉक टेस्ट देना शुरू किया, जब हम्म। मीन्स का डेट आ गया, तब हम्म। मैंने अपना पूरा टाइम सर सिर्फ जीए के ऊपर दिया था। जीए सर मुझे बहुत मतलब एक तरीके से मेरे लिए नाइटमेयर हो गया था। मैं 12-12 14-14 घंटे जीए पढ़ने लग गया था उस टाइम पे, क्योंकि बहुत वीक हो गया था मेरा जीए। तो ओके, मतलब मतलब। मेरा यही बोलना है कि बहुत स्टूडेंट्स ये करते हैं कि मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग के ऊपर बहुत फोकस करते हैं एंड जीए को इग्नोर करते हैं। वो कभी मत करना, ये मेरा मानना है, क्योंकि जीए इज द गेम चेंजर। ओके, क्योंकि ये अभी आप जो बता रहे थे ना, मुझे भी थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस पुराना याद आ गया। मेरी भी जो पहली एग्जाम क्लियर हुई थी वो आरआरबी पीओ की थी, और सेम एक्सपीरियंस रहा था कि जीए भी इग्नोर कर दिया था, बट जब बाद में रिजल्ट आ जाता है तो जो हालत खराब हो जाती है जीए रिवाइज करते करते, पूछो मत। तो बस आपने अभी वो लाइन बोल दिया ना कि मेंस के बाद मैंने देखा, या मेंस के मॉक टेस्ट के वक्त, तो फिर वो थोड़ा सा मुझे भी मेरा पुराना माहौल याद आ गया। तो आरआरबी पीओ के बाद आपने उसके अलावा कोई एग्जामिनेशंस दिए? हाँ सर, मैंने मतलब उसके बाद मैंने आईबीपीएस क्लर्क दिया, उसमें मैं प्री में फेल हो गया। आईबीपीएस पीओ दिया, अभी उसका रिजल्ट आया, उसमें इंटरव्यू में हूँ। फिर मैंने एसबीआई एसबीआई क्लर्क भी दिया, उसमें उसमें भी मतलब मीन्स में तो आ ही जाऊंगा।
ओके। एंड एसबीआई पीओ भी दिया, उसका इंटरव्यू भी दे रहा हूँ अभी, दे दिया ओ, मतलब। दे दिया? कैसा रहा उसका एसबीआई का इंटरव्यू? बहुत अच्छा रहा सर। बहुत अच्छा रहा। ओके, बहुत तो अच्छा रहा। उम्मीद करते हैं सर कि एसबीआई पीओ के इंटरव्यू के लिए बहुत जल्दी हम मिलेंगे। जी सर। और बस अभी एक आखिरी सवाल, या मैं आखिरी एक सजेशन चाहूंगा आपसे। मतलब ये सजेशन आपसे मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप उस फेज से निकल चुके हो जिस फेज में अभी भी लाखों स्टूडेंट्स हैं। आपको उस फेज के चैलेंजेस पता है। उस फेज में जब कोई स्टूडेंट रहता है तो उस स्टूडेंट की क्या आदतें रहती है आपको पता है। तो वहां से लेकर उस फेज से बाहर निकलकर आप अभी जिस मुकाम पे पहुंचे हो, वहां पर अगर कोई पहुंचना चाहता है तो एकदम ऑनेस्टली उसको क्या करना चाहिए ताकि वो जल्दी से जल्दी उस मुकाम पर पहुंच जाए। एक आपका ऑनेस्ट सजेशन। सर आज के टाइम में सर डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत सारे हैं लाइफ में, ठीक है। सबसे बड़ी मेरा मेन यही मानना है कि एक मोबाइल फोन अगर आज के टाइम में अगर आपका सिलेक्शन करवा भी रहा है तो वो हम्म। आपको डिस्ट्रॉय भी कर रहा है। मेरा हम्म। ये मानना है, क्योंकि आजकल शॉर्ट्स बहुत चलते हैं। हम्म। मेरा मेरा मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। फेब के टाइम में मैं इस जाल में फंस गया था। शॉर्ट्स देख रहा, देखते देखते 8 घंटे बीत जा रहे हैं। ये हो रहा था मेरे साथ। हम्म। तो मेरा ये मानना है कि मोबाइल फोन से थोड़ा सा मतलब उसको एज अ प्रोडक्टिव टूल यूज कीजिए। एंड मेरा यही मानना है कि प्रोडक्टिव टूल के रूप में अगर आप यूज करोगे तो वो बहुत बेनिफिट करेगा। सेकेंड थिंग मेरा मानना है कि एक फ्रेंड सर्कल का भी रूप में एक माया जाल है। अगर आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं तो हाँ। अच्छी चीज है, नहीं तो ये कि चल यार यहाँ घूमने चलते, चल यार पार्टी करते हैं, ये करते वो करते। मेरे साथ भी होता था। हम्म। मैंने मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेरे सारे फ्रेंड से मतलब कट ऑफ हो गया था। मेरे पास दो फ्रेंड्स थे, सौरभ एंड प्रिया करके दो फ्रेंड्स थे। मतलब ये दोनों मतलब मुझे बहुत मोटिवेट करते थे, बहुत ज्यादा। हम्म। इनका दोनों ने मतलब बहुत मेरा सपोर्ट किया, मतलब सब कुछ ये बोल लो तो इन दोनों की वजह से मैं मतलब मेरा प्रिपरेशन जर्नी इन दोनों की वजह से ही सक्सेस हुआ है। मेरे और कोई फ्रेंड्स नहीं, मैंने फ्रेंड सर्कल्स को भी लिमिटेड कर दिया। एंड थर्ड थिंग मेरा ये मानना है कि बहुत लोग बोलते हैं यार हमारे घर में पढ़ने का माहौल नहीं है, हम्म। ये हम्म। नहीं है वो नहीं है, हमें लाइब्रेरी जाना पड़ेगा, हमें तो हम्म। दिल्ली जाके पढ़ना पड़ेगा, हम्म। सब इतने पैसे खर्चे कर रहे हैं। ये हम्म। भी एक मिथ है सर। हम्म। आपको बस क्या है जरूरत है, एक मोबाइल फोन और एक इंटरनेट कनेक्शन और हम्म। डेडिकेशन चाहिए। और आप इंडिया के कोई भी कोने में बैठ के एग्जाम निकाल सकते हो। और ये मेरा पर्सनल व्यू है। एंड मैंने ये एग्जाम को एक मोबाइल फोन, इंटरनेट, पीडब्ल्यू के पीडब्ल्यू का सब्सक्रिप्शन, हम्म। यूट्यूब चैनल हम्म। और कॉपी पेन के थ्रू ही निकाला है। मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था सर, बट आई मेरे में डेडिकेशन था कि आई हम्म। कैन एंड आई विल, और मैंने किया भी। ओके। ये आपकी जो लास्ट लाइन थी ना, मतलब ये सुन के थोड़ा सा गुजबम से आ गया कि आई कैन एंड आई विल। बस एक आखिरी सवाल, आपने सजेशन तो वैसे दे दिया था बट आपने ये सजेशन में डिस्ट्रैक्शन ये वर्ड यूज किया ना, तो उसी डिस्ट्रैक्शन को लेकर मेरा एक आखिरी सवाल है। आ, आज के टाइम पे देखो, ये इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है। तो ये बहुत सारे रिसोर्सेस क्या डिस्ट्रैक्शन का रोल प्ले कर सकते हैं? आपका एक ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है? अगर मैं एस्पिरेंट हूँ तो मेरे सामने बहुत सारी चॉइसेस है ना, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो इतनी सारी चॉइसेस मेरे लिए प्लस में काम करती है या कहीं ना कहीं ये मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकती है? सर मेरा मानना है कि जितने ज्यादा रिसोर्सेज रहेंगे उतना वो ज्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। मैंने सर बहुत टेलीग्राम अगर आप ओपन करोगे तो आप ये देखोगे कि सब यार उसकी पीडीएफ दे दे, उसकी पीडीएफ दे दे, हम्म। यही हम्म। चलते रहता है। हम्म। एंड मेरा ये मानना है कि ये टाइम वेस्ट है। सब लोग दिन दिन भर बैठ के पीडीएफ कलेक्ट करते हैं। जितना टाइम वो पीडीएफ कलेक्ट करने में लगा रहे उतना देर में अगर वो एक पीडीएफ सॉल्व कर ले तो वो ज्यादा बेनिफिट हम्म। करेगा। हम्म। मैंने कभी पीडीएफ कलेक्ट करने में टाइम वेस्ट नहीं किया। मैंने सिर्फ एक मतलब यूट्यूब के पीडीएफ्स वगैरह जो मिलते थे उनसे, और क्लास के पीडीएफ्स ऐप में जाके मिलते थे, बस उन दोनों को ही फॉलो किया। एंड अगर कभी कभार जरूरत पड़ा तो अलग से कोई चैनल एक ज्वाइन किया हुआ था, उसमें आगे उससे बस। मैंने कभी इसमें टाइम वेस्ट नहीं किया कि मुझे 10 रिसोर्सेज के पीडीएफ चाहिए, मुझे वो भी दे दो, ये भी दे दो। हम्म। हम्म। सब एक एक चैनल बनाते रहते, इस चैनल में ये मिलेगा, उस चैनल में हम्म। जीए का पीडीएफ, इस चैनल में ये, उस चैनल में वो। हम्म। बहुत डिस्ट्रैक्शन है सर। हम्म। आजकल मतलब ये एक बहुत बड़ा ये है कि सबको ये लगता है कि हमें 10 रिसोर्सेज से पढ़ना होगा तभी एग्जाम क्लियर होगा। मेरा ये मानना है कि सिर्फ एक रिसोर्स पे स्टिक होकर तुम पढ़ाई करो और अपने टीचर्स के ऊपर फेथ रखो। अगर तुम 10 टीचर्स के पास जा रहे हो तुम्हारा कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं हो पाएगा।
क्योंकि 10 टीचर 10 तरीके का वे पढ़ा रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा सारे सब हम्म टीचर्स खराब है, कोई टीचर हम्म खराब नहीं, हम्म सारे हम्म टीचर्स हम्म बेस्ट है। हम्म बट एक टीचर पे स्टक करो। मैंने सिंपल सा एक स्टार्टिंग में बोला था कि मैंने पजल में आपका वे को पूरा कॉपी कर लिया, अब कोई हम्म, डिफरेंस भी नहीं बता सकता कि आप बना रहे हो कि मैं बना रहा हूँ। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, मैं रियली बोल रहा हूँ सर, आप हाँ अगर हाँ मेरे साथ कभी पजल्स बनाओगे ना, आप डिफरेंस नहीं पता कर पाओगे कि आप पजल बनाए हो कि मैं वो बनाया हूँ। सर पक्का। मेरा आप ये जब है, मैंने इस तरीके से कॉपी किया है। आप ठीक जब है, नोएडा मैंने आओगे ना, अपने टीचर्स को पूरा कॉपी कर लिया है। यस, आप जब नोएडा आएंगे ना सर, आपको नोएडा बुलाएंगे। आप जब नोएडा आएंगे ना, तो ये वाली चीज हम जरूर कर लेंगे। एक पजल आप सॉल्व करेंगे, एक मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है। बस आपके हैंड साथ राइटिंग में डिफरेंस आएगा सर। आ, हाँ, ठीक है। अंकित बाकी सर, मेथड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा सर, सॉरी। एंड मैं लिटरली बता रहा हूँ, आपका ये स्टेटमेंट सुन के ना मुझे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं क्या होता है ना, कि आपके लिए जो फीलिंग है ना, कि मैंने मेहनत करी, उस मेहनत से मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को कहता हूँ, पता नहीं वो उस वाइब के साथ समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं, बट ये लिटरली हम लोगों का भी सक्सेस होता है, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं इसी चीज के लिए मेहनत करते हैं, कि आप सब लोगों का सिलेक्शन हो जाए। और आपसे बात करके है ना, वो सारी जो प्रिपरेशन की यादें थी, वो आपने जो शेयर करी, थोड़ी सी मेरी भी कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू के लिए और एसबीआई पीओ रिजल्ट के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड उम्मीद करते हैं कि इन दोनों एग्जामिनेशन के सक्सेस स्टोरी और एक्सपीरियंस के लिए फिर से हमारी मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित सर, थैंक यू वेरी मच। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक्स अ लॉट। एंड सर मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा सर, वो जो आपके जो शॉर्ट्स आते हैं ना, वो हाँ। आप डेली एक डाला करो। ठीक है, क्योंकि मैं बोलना, अगर डिस्ट्रैक्ट होना है तो वो शॉर्ट्स देख के आप बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कम से कम कुछ तो समझ में आएगा। मैं ये एक पर्सनल आपको बोलना चाहूंगा सर। मैं आपका वीडियोस बहुत देखता हूँ सर, अभी भी ओके। शॉर्ट्स के। ज़रूर। मैं आपका ये जो सजेशन है, इस पर ज़रूर मैं कोशिश करूंगा कि अगले 15 दिन के बाद ये चीज़ रेगुलर इम्प्लीमेंटेशन में आ जाए। एंड थैंक यू वेरी मच उन शॉर्ट्स के एफर्ट्स का भी मतलब यहाँ पर जिक्र करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।